दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये लगता है कि आपने एक छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है पर आगे जाके वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। और कई बार आप जब ऐसी कंपनीज को चूज करते हो, जब वो कंपनीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और एक दिन आपको न्यूज मिलती है कि वो पर्टिकुलर कंपनी निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाली है, तो सोचो आपका एज ए इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके कितना अच्छा फील होता होगा कि आपने शायद एक अच्छी कंपनी को चूज किया था। जिसके चलते आपको ये भी पता ही होगा कि निफ्टी 50 जो कि इंडिया का मेन इंडेक्स है एनएससी का, वहां पे सही टाइम पे रिशफल होता रहता है। मतलब कि कुछ शेयर उससे बाहर जाते रहते हैं और कुछ शेयर उसके अंदर आते रहते हैं। और हाल के दिनों में एक न्यूज निकल के आई थी कि निफ्टी 50 के अंदर दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो वहां से निकलने वाले हैं और दो स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी 50 में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या इंप्लीकेशन है? क्या आपको वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कंपनीज निफ्टी 50 में आने वाली है, या आपको उस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए जो कंपनी निफ्टी 50 से बाहर आने वाली है? तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर करूंगा जो आपको निफ्टी 50 से रिगार्डिंग किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में निकल के आते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ जो आपको बहुत ज्यादा समझने में हेल्प करेंगे कि कैसे कोई कंपनी निफ्टी 50 के अंदर एंटर करती है और क्या वो बेसिक रूल्स होते हैं और क्या वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में आने चाहिए। दोस्तों, बात करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन की कि निफ्टी 50 का जो रीशफल होता है वो कितने बार होता है एक साल के अंदर। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निफ्टी 50 का रीशफल एक साल में दो बार किया जाता है। नॉर्मली पहला मार्च में और दूसरा जुलाई में। और रीशफल आने की जो न्यूज होती है नॉर्मली इन महीनों में निकल के आ जाती है। कई बार यहाँ पे डिले भी हो जाता है, लेकिन जो इफेक्टिव डेट होती है, मान लो कि इस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास न्यूज आ गई कि ये दो स्टॉक एंटर होने वाले हैं, ये दो स्टॉक निकलने वाले हैं, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होता है? वो कौन सी पहली डेट होती है जिसके बाद इंडेक्स नए स्टॉक्स के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करता है? तो वो डेट होती है सितंबर का, जो एफएनओ का एक्सपायरी होता है। तो आपको पता ही होगा कि जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है, बिल्कुल उससे नेक्स्ट डे से ये जो नया रिशफल होता है वो इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कि अभी अब रिसेंट के टाइम में न्यूज निकल के आई थी निफ्टी 50 रिशफल की, जहां पे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन सी दो कंपनीज है जो एंटर करने वाली है और दो कंपनीज कौन सी हैं जो निकलने वाली हैं। तो जो नई कंपनीज एंटर करेंगी वो 25 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएगा इंडेक्स के अंदर। मतलब कि जब इंडेक्स का वेट निकलेगा 25 सितंबर को, क्योंकि 24 को फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से जो इंडेक्स ट्रेड करेगा और जिसका वेट माना जाएगा वो नए शेयर्स के अकॉर्डिंग माना जाएगा। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पहले जज करना है कि कौन सी कंपनीज एंटर कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर, तो आपको क्या आइडिया है कि वो कंपनीज कहां से निकल के आती हैं जो निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल होती हैं? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में आपने सुना होगा या निफ्टी 100 के बारे में आपने सुना होगा। जो भी कंपनीज इन इंडेक्स के अंदर होती हैं वो एलिजिबल होती हैं निफ्टी 50 के अंदर आने के लिए। लेकिन इसके ऊपर एक और चेक होता है कि वो कंपनी एलिजिबल है जो निफ्टी 100 के अंदर है, लेकिन वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसी कंपनी जो निफ्टी 100 के अंदर इंक्लूडेड है और उसके ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है, तो वो कंपनी एलिजिबल हो जाती है निफ्टी 50 में इंक्लूड होने के लिए। दोस्तों, बात करता हूं सेकंड क्राइटेरिया की, जो है फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड। तो वो कंपनी एलिजिबल है निफ्टी 50 में आने के लिए जिस कंपनी का फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पर्टिकुलर इंडेक्स के सबसे छोटी कंपनी के 1.5 टाइम्स है। फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, लेकिन फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होता है कि जो इंडेक्स के लिए इंक्लूड किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वहां पे सिर्फ उन शेयर्स को माना जाता है जो शेयर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है बाइंग या सेलिंग करने के लिए। मतलब कि वो शेयर्स जो एक्टिव है मार्केट में ट्रेड होने के लिए, उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर माना जाता है। इसलिए यहाँ पे फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है, बल्कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बोला जाता। दोस्तों, एक और क्राइटेरिया होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए निफ्टी 50 में एंटर करने के लिए। वो ये होता है कि उस कंपनी को पिछले 6 महीने के अंदर 100% ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। मतलब कि पिछले 6 महीने में जो भी ट्रेडिंग सेशन हुआ है, हर ट्रेडिंग सेशन में वो पर्टिकुलर कंपनी ट्रेड हुई है। अगर ये सब क्राइटेरिया मीट करती है और ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है निफ्टी 50 का, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी सही से पोजीशन है,
तो वो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर एंटर हो सकती है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो कंपनीज निफ्टी 50 से बाहर निकलने वाली हैं। अगर मैं इन कंपनी के नाम आपको बताऊं तो पहली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट और सेकंड कंपनी है भारती इंफ्राटेल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारती एयरटेल नहीं है, भारती इंफ्राटेल है, जो कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी है फ्रॉम भारती एयरटेल। और दो कंपनीज जो एंटर होने वाली हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो पहली कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और सेकंड है डिवीज लैब। तो ये दो कंपनीज है जो एंटर होने वाली है निफ्टी 50 के अंदर। अब हम बात करते हैं एक एक कंपनी को लेके, थोड़ा सा उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ टाइम इन कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों बात करता हूं पहली कंपनी की जो निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाली है, जिसका नाम है डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस अभी करंटली 3200 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। पिछले एक साल में दोस्तों इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने एक साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। इसके अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 86,000 करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 53 के आसपास का है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो उसके कंपैरिजन में इसका पीई रेशो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि आपको ये कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम में मिलती है। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून क्वार्टर ऑफ 2020 में इस कंपनी ने 1730 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इसको कंपेयर करता हूं जून 2019 के साथ, तब इनका रेवेन्यू हुआ करता था 1163 करोड़। मतलब कि उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिलता है इसके नेट रेवेन्यू में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इसके नेट प्रॉफिट की, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 272 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 492 करोड़ हो गया है। वहीं पे इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% से इंप्रूव होके ऑलमोस्ट 40% पे जा चुका है। एक और इंटरेस्टिंग चीज की डिवीज लैब ने अपना जो डेट है पिछले कुछ टाइम में काफी कम किया है और ये कंपनी एक तरीके से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की जो निफ्टी 50 में एंटर होने वाली है, और इस कंपनी का नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी का अगर मैं पिछले एक साल के रिटर्न की बात करता हूं तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में 3% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसका करंट शेयर प्राइस 860 रुपीज के आसपास का है। लेकिन अगर मैं मार्च बॉटम की बात करता हूं तो वहां से लेकर अभी तक ये कंपनी ऑलमोस्ट 60% ऊपर जा चुकी है। दोस्तों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 86,000 करोड़ के आसपास का और इस कंपनी का पी रेशो 60 के आसपास का है। यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो इससे पहले रिशफल हुआ था निफ्टी 50 का, तो वहां पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी 50 के अंदर एंटर हुआ था। तो उसके बाद देखा जा रहा है कि सेकंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से निकल के आ रही है, जो निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाली है। मतलब कि निफ्टी 50 का जो ओवरऑल वेट है वो थोड़ा सा बड़ा है पिछले कुछ टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी थोड़ा टाइम पहले ऐड हुआ था निफ्टी 50 के अंदर, तो निफ्टी 50 का ओवरऑल जो वेट है थोड़ा सा बड़ा है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये सिर्फ एक फैक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों रीसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का रीसेंट का क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा निकल के आया था। इनका सेल्स 9800 करोड़ से बढ़ के 16,000 करोड़ हो गया था, और इसके अलावा जो इसका नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो 372 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 391 करोड़ हो गया था पिछले क्वार्टर के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन कंपनीज की जो निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर जाने वाली हैं, और सबसे पहली कंपनी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अगर मैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की बात करता हूं तो पिछले एक साल में इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 45% का रिटर्न दिया है। दोस्तों आज से एक साल पहले जी एंटरटेनमेंट का शेयर प्राइस 360 या 370 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी करंटली कम होकर 200 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा कम होके करंटली 20,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, और इस कंपनी का पी रेशियो भी बहुत ज्यादा है, अराउंड 73 के आसपास का। दोस्तों अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो जी एंटरटेनमेंट का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसका सेल्स 2000 करोड़ से कम होके 1300 करोड़ पे आ चुका है, और इसके नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो बहुत ज्यादा हिट हुआ है, फ्रॉम 531 करोड़ टू ऑलमोस्ट 30 करोड़ तक आ चुका है। मतलब कि बहुत बड़ा डिप हमें देखने को मिला है अगर हम इसको जून 2019 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो। दोस्तों वहीं पे अगर भारतीय इंफ्राटेल की बात करते हैं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 197 के आसपास ट्रेड करता है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने नेगेटिव 20% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे आपको ये भी पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में काफी सारा प्रॉब्लम निकल के आया था पिछले कुछ टाइम के अंदर,
जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी भी थोड़ी बहुत हिट हुई थी। दोस्तों भारतीय इंफ्राटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन करंटली 37,000 करोड़ के आसपास का है और इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 11 के आसपास का है। दोस्तों अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं भारतीय इंफ्राटेल की, तो इसका जो नेट सेल्स था जून 2019 में वो 1700 करोड़ के आसपास का था, जो अभी कम होकर 1635 करोड़ के आसपास आ चुका है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 887 करोड़ से कम होके करंटली 704 करोड़ पे आ चुका है पिछले एक साल के अंदर ही। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी तक बात की इन कंपनीज के बारे में, जो दो कंपनीज एंटर होने वाली हैं और दो कंपनी जो एग्जिट होने वाली हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर एंटर करती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बाइंग होती है। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूं डिवीज लैब की और इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे एनालिस्ट बोलते हैं कि डिवीज लैब के अंदर 700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हो सकती है और वहीं पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई कंपनी निफ्टी 50 के अंदर एंटर करती है तो वहां पे बाइंग क्यों होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे ईटीएफ होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। मतलब कि जहां पे निफ्टी 50 का जो भी वेट है उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली उन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और जहां पे जाकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उन पर्टिकुलर ईटीएफ्स के अंदर, तो वो ईटीएफ आपको सेम रिटर्न देते हैं जिस परसेंटेज से निफ्टी ऊपर या नीचे जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर एंटर करती हैं तो जो पर्टिकुलर इंडेक्स, जो पर्टिकुलर ईटीएफ या जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं वो भी रीशफल करते हैं और वो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करते हैं जाके जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स की एंट्री होने वाली है निफ्टी 50 के अंदर, और वहीं पे वो सेलिंग भी करते हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 से बाहर जाने वाले हैं। और जिसके चलते माना जा रहा है कि दो शेयर्स जो यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज और इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, वहां से हमें 600 करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वन टाइम रीबैलेंसिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग या सेलिंग देखी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ आपका एक रीजन नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ ये सोच के कि ये दो कंपनी इसमें एंटर होने वाली है आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच होगी। तो दोस्तों मैं फिर से वापस आता हूं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहां पे जाके आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रॉपर उनका बिजनेस मॉडल है वो अच्छे से समझना पड़ेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, कंपनी की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा और अच्छे से एनालिसिस करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि कोई कंपनी एंटर कर रही है आपको बाय करना या कोई कंपनी वहां से एग्जिट कर रही है तो वहां से एग्जिट कर देना, ये बिल्कुल भी एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा आपको कि अपना फंडामेंटल रूल्स को इंटैक्ट रखिए, एक अच्छी कंपनी को चूज कीजिए, एक अच्छे एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। जो भी हमने बातें की पूरी वीडियो के अंदर प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था। हम कहीं भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके पर्सपेक्टिव से कौन सी कंपनी अच्छी है, या इसके अलावा आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।